नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों के बीच अंतिम विदाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भूटान नरेश सहित गणमान्य हस्तियों ने दिल्ली के निगमबोध घाट पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आम आदमी पार्टी पर 2 और गंभीर मामलों की जांच की आंच। एलजी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने की स्कीम के नाम पर डाटा जमा करने की जांच का दिया निर्देश। पंजाब से करोड़ों रुपए दिल्ली लाने की भी जांच। अन्ना विश्वविद्यालय यौन हिंसा मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। एसआईटी जांच की कही बात। पीड़िता की सुरक्षा और आर्थिक सहायता का निर्देश। राज्यपाल का कैंपस दौरा। मेलबर्न टेस्ट में छा गए नीतीश कुमार रेड्डी। जड़ा टेस्ट करियर का शानदार शतक। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बनाए 9 विकेट पर 358 रन। पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने गिराया पारा। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर रद्द की गई उड़ानें। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। इस दौरान तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निगमबोध घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी निगमबोध घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पड़ोसी देश भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी निगमबोध घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों रक्षा सेनाओं के प्रमुखों ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अतिरिक्त भाजपा के तमाम नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट में किया गया। उनके निधन पर देश और दुनिया से तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके अंतिम संस्कार के दिन सूर्यास्त तक सभी सरकारी भवनों पर मॉरिशस का झंडा आधा झुका रहेगा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि उन्हें उचित सम्मान देने के लिए एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी। उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जमीन देने को लेकर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। ट्रस्ट के तौर पर एक जगह होगी। ट्रस्ट के तौर पर सरकार उचित जगहों को उचित जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। ने ऑलरेडी कहा है खड़गे साहब को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप अपने एक ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट के नाते से जगह होगी। कोई आफ्टर ऑल जगह किसी इंडिपेंडेंट को तो नहीं दे सकते या हवा में किसी को नहीं दे सकते। एक कोई ना कोई संस्था चाहिए। संस्कार हो गया, उसको ट्रस्ट बनेगी। ट्रस्ट के नाते से जो उपयुक्त स्थानों को उपयुक्त स्थान सरकार देने को तैयार है, परंतु इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और सोच है कि इसको जानकर सिख वर्सेस अदर्स पार्टीज का विषय बना रहे, ये ठीक नहीं है। और जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिखों के लिए किया उतना आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी सरकार की महिला सम्मान योजना विवादों के घेरे में आ गई है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। आप सरकार पर आरोप है कि गैर सरकारी लोग दिल्ली में महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आती है तो इस विवरण का इस्तेमाल उन्हें 2100 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलकर दिल्ली सीएम महिला सम्मान योजना के तहत जारी रजिस्ट्रेशन की जांच कराने की मांग की है। इस मामले में उपराज्यपाल ने एलजी मुख्य सचिव से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। वहीं संदीप दीक्षित ने आप सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए बड़े पैमाने पर पंजाब से पैसा ले रही है। उन्होंने आरोप में कहा कि पंजाब सरकार के खुफिया पुलिसकर्मी उनके आवास पर आते रहे हैं और उनके वाहन अक्सर उनके आवास के बाहर खड़े पाए जाते हैं। संदीप दीक्षित के मुताबिक ये दिल्ली के पूर्व सीएम के इशारे पर हो रहा है। ऐसा कर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रही है। इधर भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए शीश महल पर सवाल उठाया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस समय शीश महल तैयार हो रहे थे उस वक्त ही शराब घोटाले की नींव रखी गई। जिस समय शीश महल तैयार हो रहा था और इसमें महंगी वस्तुएं आ रही थी, उस समय शराब घोटाले की नींव रख दी गई थी। यानी शराब नीति जो तथ्य बता रहे हैं ईडी के, वो बतलाते हैं कि शराब नीति बनाते वक्त जो शराब माफिया है उनके साथ बैठकर ये शराब नीति तैयार की गई। उसी दौरान जिस दौरान पैसे का लेन देन हुआ, जिसमें ये तथ्य भी सामने आ गए कि शराब नीति में जो कमीशन 5% से 12% की गई, उसके बदले में भी पैसा लिया गया और तथ्यों के आधार पर शराब घोटाले में जो पैसा आया उसकी रोशनी शीश महल पर भी पड़ी। वहीं भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता जानना चाहती है शीश महल की पूरी कहानी, लेकिन आज तक आप पार्टी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जानना चाहती है इस पूरे शीश महल की कहानी, किस्सा समझना चाहती है कि केजरीवाल जी ने अपनी कौन सी मानसिकता का परिचय दिया है। ये विपरीत जो एक पूरा मामला हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ये जो दिखाने के दांत हैं और खाने के दांत हैं, इसमें जो बड़ा अंतर दिखाई दिया, उससे जनता भी पूरी तरह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए जनता के शीश महल के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, केजरीवाल जी को मैं चुनौती देता हूं, उनके तमाम बड़े नेताओं को मैं चुनौती देता हूं कि वो पब्लिक में आए और शीश महल की कहानी अपनी जुबान से लोगों को बताएं। भाजपा ने 2100 रुपये की योजना को लेकर एक बार फिर दिल्ली की आप सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि गैर सरकारी लोग इस योजना के नाम पर दिल्ली की जनता का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस मामले पर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 स्कीम के बारे में बताया जो स्कीम सरकार की तरफ से लागू ही नहीं की गई है, और उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डेटा कलेक्ट करने भी लग गए और किस प्रकार से प्राइवेट डिटेल्स लोगों के लिए जा रहे थे हमने देखा है। इसमें एलजी साहब ने जांच के आदेश भी दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि पता करे, इंक्वायरी करे कि कैसे नॉन गवर्नमेंटल व्यक्ति गवर्नमेंट की स्कीम के नाम पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिस पर गवर्नमेंट के ही विभाग ने, आतिशी जी के ही हेल्थ विभाग ने और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने क्लैरिफाई किया है कि ये स्कीम्स लागू नहीं है, उसमें प्राइवेट डिटेल्स ली जा रही है। समाचार में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा लगातार हमलावर है। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2014 से 2015 के बीच अचानक बढ़े मतदाताओं की संख्या पर सवाल खड़े किए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 19 लाख। 2015 का विधानसभा चुनाव होता है। अचानक मतदाताओं की संख्या हो जाती है 1 करोड़ 33 लाख। 15 से लेकर 19 तक 4 सालों में 6 लाख लोग बढ़ते हैं। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव होते ही वो मतदाता 1 करोड़ 48 लाख हो जाता है। और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ 53 लाख मतदाता है, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली चुनाव आयोग ने नकली मतदाता को जोड़ने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। पुलिस स्टेशन शाहीन बाग। एक्यूज नेम मोहम्मद जमील आलम। एक्यूज 2 किस्निक। एक्यूज 3 मोहम्मद नईम। एक्यूज 4 शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। इधर संभल के जामा मस्जिद के सामने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस चौकी का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान एएसपी श्रीशचंद्र और कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर ने पुलिस चौकी की नींव रखी। इस नई पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा। उत्तरी संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र ने बताया कि जामा मस्जिद क्षेत्र के निकट संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए ये चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि प्रस्तावित है और इसकी नाप हो चुकी है। और पूर्व से ही लोगों द्वारा यह अपेक्षा थी कि यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण हो सके, जिससे कि वो अपनी बात त्वरित रूप से रख सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस को रहने एवं ऑफिस के लिए एक चौकी का निर्माण किया जा रहा है और शीघ्र ही लेआउट का निर्माण संपन्न कराएगा। इधर महाकुंभ मेले में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आज प्रयागराज में एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आपदा भगदड़, आतंकवादी हमले, रेडिएशन का खतरा या जैविक हथियार से हमला जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। साथ ही प्रशासन सभी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। इधर तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में 23 दिसंबर को एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। वहीं आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस और विश्वविद्यालय की ओर से चूक हुई है और इसलिए वह एसआईटी बनाने के लिए इच्छुक हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के व्यक्तिगत विवरण वाली एफआईआर के लीक होने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लीक होना पुलिस की ओर से एक गंभीर चूक है, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को आघात पहुंचा है।
साथ ही कोर्ट ने राज्य को पीड़ित लड़की को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है और कहा है कि जिसे उन लोगों से वसूला जा सकता है जो कर्तव्य में लापरवाही और एफआईआर लीक करने के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में आदेशित मुआवजा पीड़िता को आपराधिक मामलों में मुआवजा मांगने से नहीं रोकेगा। लड़की के साहस की सराहना करते हुए कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को पीड़िता को ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क, विविध शुल्क आदि सहित कोई भी शुल्क लिए बिना उसकी शिक्षा पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि पुलिस महानिदेशक को पीड़िता और उसके परिवार को अंतरिम सुरक्षा देने का निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एसआईटी सही तरीके से जांच करेगी और दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। पिछले 32 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल सहायता देने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को कहा कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता लेने से मना कर दिया है और उन्हें समझाने की हमारी कोशिश नाकामयाब रही है और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति बिगड़ सकती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप भी डल्लेवाल के धरना स्थल पर मौजूद रहने के पक्ष में हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के पास इंसानों की इस किलेबंदी की इजाजत किसने दी? कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों का शांतिपूर्ण धरना स्थल पर बैठना तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को मेडिकल सहायता लेने से रोका जा रहा है, ये गलत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट पर इस तरह की शर्तें नहीं थोप सकते। पंजाब सरकार किसानों की ही भाषा बोल रही है, जहां केंद्र से बातचीत के मसले का सवाल है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट इसे अपने स्तर पर देखेगा। अभी भी स्थिति पंजाब सरकार को संभालनी है। इधर उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही बर्फबारी और शीतलहर का भी दौर जारी है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। मुंस्यारी के खलिया टॉप हॉस्लिंग और बलाती फार्म पर एक बार फिर बर्फ की मोटी चादर ढकी हुई नजर आ रही है। साथ ही धारचूला के ऊंचाई वाले इलाके व्यास घाटी और दारमा घाटी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी के हर्षिल, धराली, सुखी टॉप के ऊंचे क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और चौपता में भी भारी बर्फबारी हो रही है। चमौली के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर आज सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी कर आज जिले में स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। वहीं अत्यधिक बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीआरओ द्वारा काम किया जा रहा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारी बर्फबारी होने के कारण बाधित है। बर्फबारी के बाद फुलचट्टी से खरसाली तक पहुंचने का सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। बात दिल्ली के मौसम की करें तो दिल्ली में देर रात से हो रही बारिश ने जहां एक और तापमान में कमी ला दी है, तो वहीं सफदरजंग इलाके में सुबह 8:30 बजे तक हुई बारिश ने साल 1901 के बाद से दिसंबर माह में 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिससे राजधानी के कई इलाकों में जलभराव हो गया है और यातायात पर असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में घने कोहरे और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और बुलेटिन में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कें बेहाल स्थिति में हैं। आरके पुरम के सेक्टर 9 में सड़क का एक हिस्सा बारिश के बाद धंस गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक कार इस सड़क में गिर गई। वहीं सड़क धंसने से राहगीरों को आवाजाही में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं जब दिल्ली की सड़कों का ये हाल हुआ हो। आए दिन भारी बारिश की वजह से हमेशा ये स्थिति बनी रहती है। और वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भारी बर्फबारी और उसके बाद तंगमर्ग जाने वाली सड़क बंद होने के कारण फंसे पर्यटकों को चिनार वॉरियर्स ने निकाल लिया है। पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर चिनार वॉरियर्स ने 68 पर्यटकों को निकालने में सफलता पाई। इसमें 30 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 137 पर्यटकों के लिए गर्म भोजन, आश्रय और दवा की व्यवस्था भी की गई है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चारों ओर सफेद चादर जहां एक और पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो गई है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दिन के तापमान में करीब 8 से 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसमें ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही शीतलहर और हल्के से घना कोहरा होने की भी संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके कारण डोडा प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। इधर कारगिल और आसपास के इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। ताज़ा बर्फबारी के बाद 2 से 3 इंच बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर से लेह जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। जोजिला पर 2 फीट बर्फ जमी है। बर्फ हटाने के लिए काम जारी है और लेह में भी बादल छाए हुए हैं। बात खेल की खबर की करते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी और बारिश के चलते जल्द खत्म हुआ। खेल समाप्त होने पर भारत ने 9 विकेट पर 358 रन बना लिए। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 116 रन पीछे है। नीतीश कुमार रेड्डी 105 जबकि मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आज तीसरे दिन रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने अच्छी शुरुआत की और दोनों ने तेजी के साथ रन जोड़े, लेकिन ऋषभ पंत 28 के स्कोर पर स्कॉट बोलैंड की गेंद पर आउट हो गए। इसके थोड़े ही देर बाद रविंद्र जडेजा भी 17 के स्कोर पर नाथन लियोन का शिकार बने। बहरहाल नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जमे रहे और दोनों के बीच 127 रन की शतकीय साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों ने तेज गति से रन बनाए और भारतीय पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। वॉशिंगटन सुंदर 50 के स्कोर पर नाथन लियोन की गेंद पर आउट हुए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाने में सफलता हासिल की। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने में सफल रहा था। वहीं तीसरा मैच ड्रॉ हो गया था। इस तरह सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।